मूवी की शुरुआत 1962 में एक बहुत बड़े शिप से होता है जहां एक ऐसा हादसा होता है जो आपको हैरान कर देगा। शिप पर पार्टी चल रही होती है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक स्ट्रेंज हाथ शिप के सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक वायर निकलती है जो शिप में मौजूद सब लोगों को चीरती हुई जाती है और सबको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, मगर एक छोटी बच्ची की छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है। ये हॉरर सिनेरियो देखते हुए वो ज़ोर से शाउट करती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां एक शिप दूसरे शिप को रेस्क्यू करते नजर आते हैं, जिसके बाद वो क्लब में बैठे अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहां उन्हें एक जैक जो एक सर्विस पायलट होता है वो उन्हें मिलता है। वो उन्हें एक मिस्टीरियस शिप के बारे में बताता है जो सदियों पहले गायब हो गई थी। वो उसे बताता है कि ये शिप गोल्ड से लोडेड है और रोमन्स के मुताबिक ये एक डीमन शिप है। जिसके बाद वो लोग शिप को रेस्क्यू करने के लिए नेक्स्ट डे निकल पड़ते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उन्हें कोई शिप नहीं मिलती, जिस पर वो काफ़ी हैरान होते हैं कि तभी उनका शिप एक जायंट शिप से टकरा जाता है। लकीली किसी को इंजरी नहीं होती। अब जैक और ग्रीक के अलावा सब लोग उस शिप पर जाते हैं, जबकि अंदर जाने पर उनके साथ अजीब चीज़ होने लगती है। उन्हें एक साउंड सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए वो एक क्लॉक तक पहुंचते हैं, जिसका पेंडुलम आवाज़ कर रहा होता है। अचानक वो हिलना बंद कर देता है और जब मुंडर उसे टच करने की कोशिश करता है तो क्लॉक से आवाज़ आ जाती है, जिसे सुनकर वो घबरा जाते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो क्लॉक के साथ पड़ी स्क्रैबल खुद ही सेट होती है और उसमें वेलकम लिखा हुआ था, जो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। आगे बढ़ने पर अचानक मंडर के नीचे से बोट टूट जाता है और वो गिरने ही लगता है कि मॉरिन उसे पकड़ लेती है। वो उसे पुल करने की कोशिश करती है कि सामने उसे केडी नज़र आती है। वो दोबारा देखती है तो केडी गायब होती है। फिर बाकी सब मिलकर उन दोनों को ऊपर पुल कर लेते हैं, मगर ये सब मॉरिन के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। शिप को सर्च करने के दौरान टॉर्च को एक डिजिटल वॉच मिलती है। हैरान करने वाली बात है कि 1962 में तो डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। मर्फी इस सिचुएशन को ये कहकर कवर कर देता है कि शायद उनसे पहले भी इस बोट को किसी ने कॉन्कर किया होगा। शिप का मैनुअल लेकर वापस वो लोग अपने बोट में चले जाते हैं। रात होते ही मॉरिन जैक को बताती है कि उसने शिप में एक बच्ची को देखा है। जैक इसे मॉरिन का आइसोलेशन बताते हुए उसे आराम करने की सलाह देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है और वो सिंक कर रही है। सब मिलकर उसे 3 डेज में रिपेयर करके यहाँ से लौट जाएंगे। अब वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मॉरिन शिप को एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग पूल एरिया में घुस जाती है। स्विमिंग पूल में उसे बहुत होल दिखाई देते हैं जो उसे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे। जब वो ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसे केटी नज़र आती है, जिसे देखकर वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर जोर से लगता है और ब्लीडिंग भी होती है। जब वो ऊपर उठती है तो स्विमिंग पूल उसका ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। उसे केडी की जगह जैक मिलता है जो उसे वहां से निकाल कर लेकर जाता है। उसके जाते ही स्विमिंग पूल ब्लड से भर गया है और उसके अंदर डेड बॉडीज तैर रही है। दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन का सेल एक्सप्लोर कर रहा होता है। तब उसे वाइन का ग्लास नजर आता है। मर्फी शिप लेने के लिए जैसे ही वाइन को उठाता है तो सामने मिरर में उसे कैप्टन वाइन पीता हुआ नजर आता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और वाइन का ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। सीन वापस मॉरिन और जैक पर शिफ्ट होते हैं, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं तो पानी के बहाव से वो पानी में डूब जाते हैं, जिसके अंदर डेड बॉडीज भी होती है। दोनों पानी से बाहर निकलकर गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन गेट क्लोज हो जाता है। फिर जो डोर उन्होंने खोला था वो उसकी तरफ पड़ जाते हैं। सीन ग्रीर पर शिफ्ट होती है, जिसे फ्रांसिस्का की आवाज़ें आ रही होती है। फ्रांसिस्का 1962 में शिप पर लाउड सिंगर थी। जब वो ये आवाज़ फॉलो करके आगे बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिलती है। जैक और मॉरिन बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं। जिस दौरान वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें गोल्ड का बॉक्स मिलता है।
जब वो बाकी क्रू को इन्फॉर्म करने के लिए निकलते हैं तब उन्हें लॉन्ड्री से आवाज़ें आने लगती है। मॉरीन अंदर जाके डिस्कवर कर रही होती है कि वाइट चीज़ में से कोई हिलता है और मॉरीन को फॉलो करने लगता है, जिससे मॉरीन डर जाती है और ये और कोई नहीं उसका क्रू मेंबर्स ही होता है। मॉरीन सारे क्रू को लेकर गोल्ड के पास पहुंचती है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ के जितनी जल्दी हो सके हम इस गोल्ड को लेकर यहाँ से चले जाएं। फिर वो सब गोल्ड को अपने शिप में लोड करना शुरू कर देते हैं। सेंटोस शिप के इंजन को स्टार्ट करने लगता है तो शिप का सिलेंडर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वो मॉरीन को वार्न करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोई आकर उसे रोक लेता है। ग्रेर शिप को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से सेंटोस जलकर मर जाता है और अब ये सब इसी शिप पर स्टक हो जाते हैं। मॉरीन को अब और कुछ नहीं बस केटी वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी थी, जिससे वो उसे ढूंढने लग जाती है। फाइनली उसे केटी का कमरा मिल जाता है। दूसरी तरफ टॉर्च और मंडर को किचन में खाना मिलता है जो पहले तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो इंसेक्ट खा रहे हैं, जिसे देखकर वो वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। मॉरीन जब केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे वहाँ केटी की बॉडी मिलती है और वो लटकी हुई थी जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी थी। मॉरीन बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ ग्रीक के साथ काफ़ी वियर्ड चीज़ें होने लगती है। वो जिस रूम में होता है अचानक सब चेंज होने लग जाता है और 1962 में बदल जाता है, जब ये शिप बिल्कुल ठीक थी और ये सब पार्टी कर रहे थे। ये सब देख के ग्रीक को कुछ समझ नहीं आता। सीन मर्फी पर शिफ्ट होता है जो कैप्टन के रूम में बैठा हुआ होता है। अचानक उसके पास पड़ी वाइन की बोतल हिलने लगती है। अचानक उसके सामने कैप्टन बैठा होता है जो उसे वाइन देता है। मॉरीन केटी के डेड बॉडी से नेकलेस उतार कर देख रही होती है, तभी पीछे से केटी की रूह वहां आ जाती है। मॉरीन जब नेकलेस उसके हाथ में देती है तो वो उसके हाथ के बीच से निकल जाता है, जिस पर वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और उसके अंदर जो थोड़ी सी होप थी वो भी टूट जाती है। अब सीन मर्फी पर शिफ्ट होता है जहां कैप्टन उसे बहुत शॉकिंग चीज़ें रिवील करता है। मर्फी को पता चलता है एक लोरेनाई शिप का, जिसका गायब होना आज तक एक मिस्ट्री है, लेकिन उस शिप को एंटोनियो गाजा ने रेस्क्यू किया था, जिस पर सारा गोल्ड लोरेलाई शिप का था। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लोरेलाई शिप का रेस्क्यू किया था उसके ठीक 2 दिन बाद एंटोनियो गाजा डिसअपेयर हो गए। कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है जिसे देखकर मर्फी का होश उड़ जाता है। वो पिक्चर किसकी है ये हमें आगे रिवील होगा। केटी मॉरीन को बताती है कि वो और इस शिप पर मौजूद बाकी सोल्स हॉस्टेज है और जो ये सब कर रहा है वो जब तक अपना कोटा पूरा नहीं कर लेता कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता है। इससे पहले कि केटी और कुछ बताती वॉल से कुछ आना शुरू हो जाते हैं। वो मॉरीन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस शिप को छोड़कर चली जाए और वो अभी भी ऐसा कर सकती है। इतनी ही देर में केटी गायब हो जाती है। उसके गायब होने पर उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। मर्फी जो सब कुछ जान चुका है मॉरीन को ढूंढ रहा होता है ताकि इस शिप से जल्द निकल सके, मगर उसके सामने सेंटोस की जली हुई बॉडी नजर आती है जो उसे हॉन्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम ग्रीर को देखते हैं जिसे फ्रांसिस्का की रूह अट्रैक्ट करके उसे अपने पीछे आने को कहती है और जब वो ग्रीक को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है तब वो उसे ऊंची जगह से फेंककर मार देती है। मॉरीन जब मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है, जिसे मॉरीन भी सेंटोस ही लग रहा होता है, इससे डर कर वो उस पर अटैक कर देता है। मर्फी मॉरीन को मारने की कोशिश करता है लेकिन मॉरीन उसके पाँव पर नाइफ मार देती है। मर्फी दोबारा से जब हमला कर रहा होता है तो जैक पीछे से आकर मर्फी पर अटैक कर देता है। वो अब मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देता है क्योंकि वो फिर किसी पर हमला करके उसे जख्मी कर सकता है। चीज़ें इतनी सस्पिशियस हो जाती है कि उन्हें बस इस बोट से निकलना होता है। मॉरीन बाकी सबके साथ इस शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वो लोग इस शिप को रिपेयर कर देते हैं जहां मॉरीन ग्रेग को ढूंढने निकलती है। उसे वापस केटी मिलती है जो उसे ग्रेग की बॉडी दिखाती है। अब केटी मॉरीन को अपने साथ पास्ट में लेकर जाती है जहां मॉरीन सब राज खोलती है।
वो दिखाती है कि सिर्फ गोल्ड के खातिर लोगों के खाने में पॉइजन मिलाकर उसे मार देते हैं। बाकी लोग वायर से कट होकर मर जाते हैं। कुछ को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को उसके रूम में लटका दिया जाता है। ये सब किस लिए? ऑब्वियसली गोल्ड के लिए है। जब वो लोग गोल्ड तक पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैनिपुलेट करके बाकी सब वर्कर्स को उससे मरवा देती है और बाद में फाइनली उस वर्कर को भी मार देती है। लेकिन तभी एक मेन विलन की एंट्री होती है जो फ्रांसिस्का को हुक से लटका कर मार देता है और वो मेन विलन और कोई नहीं बल्कि जैक था जो उन्हें इस शिप के पीछे लाया होता है। मगर वो ये सब कर क्यों रहा होता है? इसके बाद मॉरन को मर्फी की याद आती है और वो उसके पास जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो मर्फी पहले ही एक्वेरियम में मरा हुआ होता है और उसके हाथ में जैक की पिक्चर थी जो उसे कैप्टन ने दिखाई होती है। मॉरिन टॉर्च पे जैक को नज़र रखने के लिए कहती है और मंडर को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ कोई फोर्स मंडर को शिप की तरफ खींचती है और वो भी पीसेस में बदलकर मर जाता है। जब पाइप्स में ब्लड आता है तो मॉरिन को ये समझ आ जाता है कि मंडर की भी डेथ हो चुकी है। सीन जैक और डॉर्च पर शिफ्ट होते हैं जहाँ जैक के हुक करने पर डॉर्च को गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो जैक को डेड समझ के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉरिन शिप में बॉम्ब फिट कर देती है। टॉर्च उसके पास पहुंचता है और उसे ब्लास्ट करने से रोकता है मगर मॉरिन कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। यहाँ टॉर्च अपना फेस बदलता है और वो और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक सैल्वेचर हूँ। तुम बोट जमा करती हो और मैं सोल, यही मेरा काम है जो मुझे लाइफ टाइम के लिए मिली है। अगर ये बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट खुश नहीं होगी, इसीलिए वो उसे शिप ब्लास्ट करने से रोक रहा होता है। मॉरिन के ना सुनने पर जैक उस पर हमला कर देता है। मॉरिन एक एरो से जैक को मारती है और वही एरो से बॉम्ब को भी मारती है, जिसके कारण बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ से कूद जाती है। सारी बोट ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉरिन को बाहर का नाश्ता नज़र नहीं आ रहा था, तभी केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर निकलकर मॉरिन देखती है सब सोल फ्री हो गई है और अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए जा रही है। मॉरिन एक बॉक्स की मदद से फ्लोट करती रहती है और कुछ आगे जाने पर एक रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।